Hello student, this is Subhashi Sharma from Sivjyoti Educational Group Kota. I hope you all are well at home. Student, today we are going to start second chapter of your physical education and the chapter name is Olympic movement. In this chapter, first topic is Olympics, Paralympics and Special Olympics and second topic Olympic symbols, ideals, objective and value of Olympism. Student, सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारा आज का जो पहला टॉपिक है ओलंपिक्स, पैरालंपिक्स एंड स्पेशल ओलंपिक्स के बारे में। तो स्टूडेंट, ओलंपिक्स आपने स्पोर्ट्स चैनल टेलीविजन में देखा होगा। ओलंपिक गेम काफ़ी हाई लेवल का गेम होता है। इसे अगर हम कहते हैं तो एक गेम का एक वो लेवल होता है, उसके बाद अब और कुछ नहीं, बस वहीं तक। और ओलंपिक में जो प्लेयर खेल लेते हैं, जो विन हो जाते हैं, जो जीत लेते हैं, उनका काफ़ी नाम, उनको गवर्नमेंट से काफ़ी सारा इकोनॉमी सपोर्ट और जॉब भी मिल जाता है। स्टूडेंट, ओलंपिक तो हमने सुना ही है, काफ़ी बहुत हाई लेवल का गेम है, चलिए ठीक है। बट ओलंपिक का थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ अगर हम जाते हैं कि ओलंपिक स्टार्ट किसने किया, ओलंपिक स्टार्ट कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, तो थोड़ा इस बात पे भी हम नज़र डालते हैं। चलिए देखते हैं। स्टूडेंट, बात करते हैं एंशिएंट ओलंपिक गेम्स का। स्टूडेंट, according to your book, when and how did the ancient Olympic Games begin? There is no authentic information or definite fact about their origin, but there were various tales about the origin of these games in ancient Greek stories. कहाँ का stories है स्टूडेंट? ये ancient Greece का। According to the available information in history, the first ancient Olympic Games started in Olympia Valley 776 BCE। 77 BCE का हम बात करें, तब से ये ओलंपिक गेम चलता आ रहा है। बीच में कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे आ गई थी कि ओलंपिक गेम एक तरह से देखा जाए पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था। चलिए हम बता देते हैं बहुत शॉर्ट में आपको कि जब 776 BC का हम बात कर रहे हैं तो ये यूनान में ओलंपिया नाम का एक जगह था। एक आप मान सकते हैं एक सिटी जैसा ही जगह था वो। तो वहाँ पे क्या होता था, ओलंपिक गेम ऑर्गेनाइज किया जाता था वहाँ के लोगों के द्वारा। काफ़ी सारे लोग इकट्ठा होते थे, खेलते थे। ओलंपिक का गेम में उस टाइम ज़्यादा कुछ तो इवेंट नहीं, बट जैसा कुछ रनिंग इवेंट हो गया, कुछ उनके टाइम में जो भी गेम हुआ करता था वो सब वहाँ पे ऑर्गेनाइज होता था। लेकिन हाँ, वहाँ पे फीमेल्स का पार्टिसिपेट करना और फीमेल्स का मतलब जो आते हैं देखने के लिए दर्शक के रूप में, वो मना ही था। उस एरिना में, उस जोन में फीमेल्स का आना अलाउ ही नहीं था, ओनली फॉर मेल। मेल ही बैठ के वो गेम देख सकते हैं, मेल ही वो गेम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टूडेंट, उस जमाने में ज्यूस, जो उन लोगों के देवता थे, जो जिनको उन लोग भगवान मानते थे, देवता मानते थे, उनकी मूर्ति वो ओलंपिक एरिना के वहाँ पे रखते थे, जो पूरे की पूरी हाथी दांत से बनी हुई होती थी, जिसका ऊंचाई 40 फीट था। स्टूडेंट, उसका वो पूजा करते थे, वर्शिप करते थे और उसी के सामने एक चबूतरा रहता था। स्टूडेंट, उसी के वहाँ पे मसाल जलाया जाता था, जहाँ पे वो शपथ लेते थे कि हम ठीक तरीके से खेलेंगे, बेईमानी नहीं करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे और जो भी गेम से रिलेटेड रूल, रेगुलेशन, नियम कानून है उसे मानेंगे। स्टूडेंट, ये तो था एक छोटा सा ओलंपिक का इतिहास या हिस्ट्री, आप इसे समझ सकते हैं, आपने जान लिया। तो थोड़ा अब हम और आगे बढ़ते हैं। तो धीरे धीरे ऐसे ही ये परंपरा ऐसे ही चलता रहा, ऐसे ही ये ओलंपिक चलता रहा। तो बाद में फिर क्या होता है, इटली के तरफ से एक अटैक हो जाता है। कहाँ पे? यहीं पे जहाँ पे ओलंपिया है। और वहाँ ओलंपिया वो अटैक की वजह से पूरे के पूरे डिस्ट्रॉय हो जाता है। कुछ नेचुरल फैक्टर भी इसमें रोल करते हैं, क्योंकि उस ओलंपिया जहाँ पे था वो था, वहाँ उसके बगल एक रिवर थी, रिवर के वहाँ फ्लड आ जाता है, डूब जाता है, भूकंप आ जाता है, अर्थक्वेक की वजह से वहाँ पूरा मतलब नेचुरल में भी वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इटली के तरफ से जो अटैक होता है वहाँ के तोड़ फोड़ एकदम सब तबाह कर दिया जाता है, एकदम डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। धीरे 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 फिर वहाँ पे खुदाई चलती है। कब ये बात हम कर रहे हैं? 1829। तो स्टूडेंट, वो जो खुदाई चलती है 1829 से लेकर 1875 तक चलती है। उसके बाद काफ़ी सारे अवशेष, जो जैसा कि कुछ बॉल जैसा शेप, कुछ बैठने का चेयर्स वगैरह या स्टेडियम जैसा कुछ ऐसा मिलता है, जैसा बुक में आपको मैं पिक दिखाऊंगा तो आप देख सकते हो। देखिए, कुछ इतने मतलब इतने लार्ज एरिया में हमें मिलता है। तो काफ़ी टाइम लगा होगा इसे खुदाई करने में, इसे निकालने में। तो ये देख के क्या पता चलता है कि यहाँ कुछ तो होता था, कुछ तो ऐसा यहाँ पे होता था जो यहाँ के लोग यहाँ पे रोल प्ले करते थे, खेलते थे या क्या करते थे, कुछ तो यहाँ ऐसा होता था, कुछ तो होता था। धीरे धीरे क्या होता है स्टूडेंट, फ्रांस के एक लोग है
पेरी बेरेन डी कुबर्टिन, जिनका जन्म पेरिस में हुआ था। कब? 1 जनवरी 1862 में। वो क्या करते हैं? वो यहीं पर आते हैं, कहाँ? जहाँ पे ओलंपिया है, जहाँ पे ये सारा चीज़ खुदाई वगैरह का काम चल रहा है। तो पहले हम जान लेते कि पेरेन बेरेन डी कुबर्टिन कौन है। ये एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, एक नॉलेजिस्ट थे, मतलब काफ़ी सारा इनको मतलब लैंग्वेज का नॉलेज था, लैंग्वेजिस्ट थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, और इनको पॉलिटिक्स में भी काफ़ी इंटरेस्ट रहता था। तो ये क्या करते हैं? वहीं पर जाते हैं जहाँ पर खुदाई वगैरह चलता है। तो जब ये अपने आंखों से देखते हैं कि यार यहाँ तो कुछ तो होता था, और जब देखते हैं बॉल जैसा चीज, स्टेडियम जैसा चीज यहाँ खुदाई पे बाहर निकल के आ रहा है, तो यानी इसका मतलब ये बैठता है कि यहाँ खेल होता था, यहाँ गेम होता था, यहाँ लोग खेला करते थे, यहाँ लोग अपना जो हुनर है ये दिखाते थे यहाँ पे। तो धीरे धीरे फिर क्या होता है, इसी बात को लेकर वो और भी सारे कंट्री के साथ शेयर करता है। काफी कंट्री को अपने मिलता है खुद जाकर, और एक जगह पे कमेटी बनाता है, और कमेटी बनाने के बाद वो इन बातों को रखता है, कॉन्फ्रेंस करता है, सबको समझाता है कि इस चीज को हमें अब आगे लेके चलना है, इस चीज को हमें अब फिर से सबके सामने रखना है। तो कैसे रखेंगे? तो इसके लिए तो हमें काफी एक बड़ा मैनेजमेंट चाहिए, एक ऑफिस चाहिए। हाँ, तो इन सब चीजों को भी करने के लिए उनको काफी सारा टाइम लगा, काफी सारे लोग लगे, कुछ कंट्री मिलकर इन सब चीज को ऑर्गेनाइज किए। तो क्या है, बुक में हम देख लेते हैं स्टूडेंट। तो जो इसका रूल्स था, जो इसका जो भी था ओलंपिक का, ये तो बाद में आता है। तो ये हमने जान लिया स्टूडेंट, एनीसेंट ओलंपिक, मतलब जब ओलंपिक स्टार्ट हुआ था उस टाइम के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब स्टूडेंट एनीसेंट ओलंपिक जानने के बाद अब यहाँ पे एक पहला टॉपिक में आपका सिर्फ ओलंपिक्स लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, ये मॉडल ओलंपिक्स को बताता है कि आज का जो ओलंपिक है ये कैसे है, क्या है, किस तरीके से क्या होता है इसमें। ठीक है स्टूडेंट। और ओलंपिक्स का जो मेन, जिसमें जिन्होंने ओलंपिक में मेन रोल अदा किया वो है पेरी बेरेन डी कुबर्टिन। उनके जरिए ही ये ओलंपिक आज हमें देखने को मिलता है। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने ये समझ लिया कि एनीसेंट ओलंपिक है। अब हम थोड़ा समझ लेते हैं ओलंपिक्स यानी मॉडर्न ओलंपिक का बात हम जब कर रहे हैं तो हम जानते हैं मॉडर्न ओलंपिक के बारे में। चलिए स्टूडेंट, मॉडर्न ओलंपिक इट्स मीन जो आज चलता आ रहा है, जो आज होता है मॉडर्न ओलंपिक, हर 4-4 साल के बाद। इसमें क्या होता है स्टूडेंट मॉडर्न ओलंपिक में? इसमें हर 4-4 साल के बाद होता है। तो ये मॉडर्न ओलंपिक ऑर्गेनाइज कौन करता है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जिसका हेड ऑफिस कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड, लुसाने में। ठीक है स्टूडेंट, जिसका हेड ऑफिस स्विट्जरलैंड, लुसाने में है। और इसका सबसे पहला जो चेयरमैन था वो खुद पेरी बेरेन डी कुबर्टिन ही थे। बाद में चेंज हो गए, उसके बाद अब वहाँ के चेयरमैन कोई और है, बट पेरी बेरेन डी कुबर्टिन अब वहाँ के चेयरमैन नहीं है। सबसे फर्स्ट चेयरमैन थे वो, क्योंकि भाई जब उन्होंने ही सब कुछ किया, उन्होंने ही ऑफिस क्रिएट किया, उन्होंने ही सारा चीज को शुरू किया, तब वही चेयरमैन बने। तब स्टूडेंट इसी तरीके से अब ओलंपिक अब चलते आ रहा है। इसका ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जो है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, जो पूरे वर्ल्ड में कहीं भी ओलंपिक करवाना है तो यही मतलब ऑर्गेनाइज कराती है, यही सब कुछ डील करती है, यही सब कुछ देखती है। ठीक है, और ओलंपिक में जो प्लेयर जाते हैं तो इनके द्वारा वो रजिस्टर होना चाहिए। अगर इनके द्वारा वो रजिस्टर नहीं, इनके मतलब किसके? IOC के द्वारा, तो वो प्लेयर वो ओलंपिक में पार्टिसिपेट नहीं लिया जाता है, ना हम देते हैं। तो स्टूडेंट हम समझ गए ओलंपिक क्या है। स्टूडेंट हम ये भी समझ गए एनीसेंट ओलंपिक मतलब ओलंपिक की कुछ हिस्ट्री भी। ठीक है स्टूडेंट, अब हम थोड़ा ये देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। पैरा ओलंपिक एंड स्पेशल ओलंपिक। क्या है पैरा ओलंपिक, क्या है स्पेशल ओलंपिक? तो पैरा ओलंपिक और स्पेशल ओलंपिक अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट, तो ये थोड़ा सा दिव्यांग आपने सुना होगा CWSN वाले चैप्टर, जो फिजिकली चैलेंज्ड इंडिविजुअल्स होते हैं ना, उनके लिए जो ओलंपिक्स होता है वो होता है पैरा ओलंपिक्स एंड स्पेशल ओलंपिक्स। चलिए जानते हैं पैरा ओलंपिक्स में क्या है, क्या रूल रेगुलेशन है, क्या होता है, और स्पेशल ओलंपिक्स क्या है, रूल रेगुलेशन क्या है, क्या होता है इसमें। सबसे पहले हम देखेंगे जो पैरा ओलंपिक्स है वो। तो पैरा ओलंपिक्स, चलिए हम अकॉर्डिंग टू बुक चलते हैं। Paralympic Games are a major international multi-sport events for the athletes with various disabilities such as athletes with mobility, disability, amputations, blindness and cerebral palsy. स्टूडेंट सेरिबल जो प्लाजी जो होता है वो होता है पोस्चर प्रॉब्लम, जिसे हम कहते हैं पोस्चर प्रॉब्लम, मसल प्रॉब्लम,
या मेंटल प्रॉब्लम जो होता है इसे हम कह सकते हैं सेरेब्रल प्लाजी। और जहाँ तक हम बात करते हैं एम्पुटेशन का, तो वो सर्जरी होता है जो हमारे बॉडी में हुई होती है जिस वजह से हमारे बॉडी के कोई पार्ट्स कट अलग हो जाते हैं। मतलब जैसा कि आपका हैंड, मतलब ऐसा इंडिविजुअल जिसका हैंड में कोई प्रॉब्लम हुआ है और सर्जरी की वजह से क्या हुआ, उसका हाथ को काटना पड़ा और वो अब एक हाथ का हो गया, या उसका क्या पता दोनों हाथ में ऐसा कोई प्रॉब्लम हुआ जिससे दोनों हाथ उसका हटाना पड़ गया या दोनों पाँव हटाना पड़ गया। ऐसे भी सर्जरी होते हैं ना, तो वो सर्जरी का प्रॉब्लम है, वो सर्जिकल प्रॉब्लम है। या जो मैं आपको बताया अभी अभी सेरिब्रल प्लाजी। तो इन सब जो प्रॉब्लम से जो इंडिविजुअल गुजर रहे हैं उनके लिए होता है क्या, पैरा ओलंपिक्स, फिजिकली चैलेंज के लिए। ठीक है स्टूडेंट, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा हम और आगे देखते हैं, बुक में आपका मेंशन किया गया है पैरालंपिक गेम्स आर हेल्ड एट एन इंटरवल ऑफ एवरी 4 ईयर, ये भी हर 4 साल में होता है। फॉलोइंग द ओलंपिक गेम्स, ओलंपिक गेम्स को फॉलो करते हुए। दीज गेम्स आर गवर्न्ड बाय द इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमिटी। इस गेम्स के भी, ये जो होता है ना पैरा ओलंपिक कमिटी, इसके लिए भी एक मतलब ऑर्गेनाइजिंग कमिटी बनी हुई है जो है इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमिटी। ठीक है स्टूडेंट, द फर्स्ट पैरा ओलंपिक गेम्स वेयर हेल्ड इन रोम इन 1960, रोम में हुआ था 1960 में। ठीक है स्टूडेंट, आगे चलते हैं। हाउएवर द पैरालंपिक वर्ड वाज यूज्ड ऑफिशियली इन 1988, जो पैरालंपिक वर्ड है ना 1988 में इसका यूज किया गया था। समर ओलंपिक गेम्स विच वेयर हेल्ड इन सियोल, अब सियोल है कोरिया में, जो है कैपिटल है साउथ कोरिया का, सियोल। ठीक है, यहाँ पे 1988 में समर ओलंपिक गेम्स हुआ था सबसे पहला। उसके बाद दीज वेयर समर पैरालंपिक गेम्स, द फर्स्ट विंटर पैरालंपिक गेम्स वेयर हेल्ड इन 1976 स्वीडन, ये हुआ था स्वीडन जो यूरोपियन कंट्री है। कब हुआ था, 1976 में। तो देखिए स्टूडेंट, पैरा ओलंपिक गेम्स में भी समर और विंटर का मैटर आ जाता है, जैसा कि हमने ओलंपिक में पढ़ा था ना, समर ओलंपिक गेम्स, विंटर ओलंपिक गेम्स। अब समर कहाँ मतलब क्या है कि जहाँ पे ठंड नहीं पड़ती हो, जहाँ पे आइस का एरिया ही नहीं है, जहाँ आइस का कोई मैटर ही नहीं करता, वहाँ पे नॉर्मल वेदर रहता है, वहाँ पे आप समर और ओलंपिक ऑर्गेनाइज करा सकते हो। लेकिन जो एरिया, जो कंट्री आइस का ही मतलब वहाँ पे इतनी आइस है कि मत पूछो, तो वहाँ पे हम विंटर ओलंपिक ऑर्गेनाइज करते हैं। तो अब पैरा ओलंपिक अगर बात करते हैं तो पैरा ओलंपिक में भी ये जुड़ जाता है, समर पैरा ओलंपिक, विंटर पैरा ओलंपिक। तो वही है कि वो फिजिकली चैलेंज इंडिविजुअल जो विंटर वाले इलाके में रहते हैं, जो विंटर कंट्री में रहते हैं, तो वहां पे जो ओलंपिक होता है वो उनके लिए होता है जो फिजिकली चैलेंज, इसलिए उनको पैरा ओलंपिक के अंदर हम ला सकते हैं। ठीक है, तो हम समझ गए समर और विंटर ओलंपिक का जब हम बात करेंगे तो समर जहाँ पे विंटर नहीं है और विंटर जो कंट्री पूरे विंटर ही विंटर रहता है, वहाँ पे पूरे ठंडी ठंड, पूरे बर्फ की जगह। तो आइस में होने वाले जो भी गेम्स हैं, आइस की स्केटिंग हो गया, स्नोबोर्ड हो गया, आइस हॉकी हो गया जो वर्ल्ड का फास्टेस्ट नंबर 1 गेम होता है, ये सारे गेम वहीं पे होते हैं। तो फिजिकली चैलेंज के लिए जो भी गेम होता है विंटर ओलंपिक्स में, विंटर पैरा ओलंपिक्स में वो खेलते हैं, और समर ओलंपिक या समर पैरा ओलंपिक में जो गेम होता है फिजिकली चैलेंज इंडिविजुअल्स के लिए वो गेम खेलते हैं। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने वाली बात कोई भी नहीं है, विंटर से ही वर्ड आ रहा है ठंडी और समर से आ रहा है गर्म। ठीक है, तो ये तो हमने जान लिया स्टूडेंट पैरा ओलंपिक गेम्स। तो अब चलिए हम थोड़ा देख लेते हैं इसकी ओपनिंग सेरेमनी, क्लोजिंग सेरेमनी। तो ओपनिंग सेरेमनी भी यही होता है कि जहाँ पे मान लीजिए पैरा ओलंपिक ऑर्गेनाइज हो रहा है, होने जा रहा है, तो वहाँ स्टेडियम में ही होगा। काफ़ी वहाँ पे जो फिजिकली चैलेंज इंडिविजुअल जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो एक साथ जुटेंगे। उसके बाद उस स्टेट, उस कंट्री के कोई स्पोर्ट्स के बड़े अधिकारी, कोई स्पोर्ट्स के बड़े ऑफिसर उस एरिना में आते हैं, कहते हैं कि आज से पैरा ओलंपिक गेम स्टार्ट हो गया। उसके बाद वहाँ कुछ कल्चरल प्रोग्राम होता है, फ्लैग होस्टिंग होती है, मसाल जलाया जाता है, बहुत कुछ होता है। उसके बाद वो कहते हैं कि आज से पैरा ओलंपिक गेम स्टार्ट हो चुका है। अब वैसे ही अगर हम क्लोजिंग सेरेमनी में कहते हैं तो वही, जब क्लोजिंग सेरेमनी आता है तो वही सारे प्लेयर जो उसमें रोल प्ले करते हैं, जो खेल लिए होते हैं, जिनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया होता है, वापस से वो एक साथ होते हैं। होने के बाद फिर से प्लज कहा जाता है, ओथ लिया जाता है, मसाल जो है उसको बुझाया जाता है, फ्लैग को उतारा जाता है। उस अथॉरिटी के बड़े जो स्टाफ होते हैं वो वहाँ पे आए हुए होते हैं और कहते हैं कि आज पैरा ओलंपिक गेम खत्म हुआ, द फिनिश हुआ। तो स्टूडेंट, ओपनिंग और क्लोजिंग में ज़्यादा कोई मतलब ऐसा सोचने वाली बात नहीं है, बस आप एक बार बुक भी रीड करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट, ये तो हम समझ गए कि पैरा ओलंपिक क्या है। अब हम देखेंगे स्पेशल ओलंपिक। तो स्पेशल ओलंपिक क्या है, इसके अंदर क्या होता है, चलिए हम देखते हैं स्पेशल ओलंपिक। तो स्टूडेंट, स्पेशल ओलंपिक जो है ना, इसे हम कहते हैं स्पेशल ओलंपिक भारत। ठीक है, कैसे? स्पेशल ओलंपिक भारत इज एन ऑफिशियल रिकॉग्नाइज्ड प्रोग्राम ऑफ स्पेशल ओलंपिक्स इंटरनेशनल विच वाज स्टार्टेड बाय
Kennedy Shriver, sister of John F. Kennedy, the former president of USA. ठीक है स्टूडेंट. In fact, she believed that with equal opportunity and experiences as anyone else, people with intellectual disabilities could compete for more than ever thought possible. देखिए स्टूडेंट, अगर हम पैरा ओलंपिक्स का बात करते हैं और स्पेशल ओलंपिक्स भारत का अगर हम बात करते हैं तो लगभग बात वही आ जाता है जो फिजिकली चैलेंज के लिए होता है. मतलब फिजिकली चैलेंज इसमें भी मैटर करता है, फिजिकली चैलेंज स्पेशल ओलंपिक में भी मैटर करता है. इसमें भी वही लोग खेलते हैं जो फिजिकली चैलेंज है, जो दिव्यांग में आते हैं, जिनको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज होती है. तो इसमें भी ज़्यादा कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है स्टूडेंट. ठीक है. अब आगे क्या हुआ बुक में मेंशन किया गया है. स्पेशल ओलंपिक भारत इज अ मूवमेंट दैट यूजेस स्पोर्ट्स एज अ कैटलिस्ट टू चेंज द लिव्स ऑफ चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और मेंटली चैलेंज पर्सन. इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और मेंटली चैलेंज जो पर्सन होते हैं उनके जीवन को बदलता है, उनको एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मतलब अलाउ करता, प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटी, ताकि वो गेम में आए, खेले, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर सके, अपने लाइफ में कुछ तो ऐसा कर सके जो वो करने का एक होप लेके वो रह जाते हैं और उनको अपने ड्रीम को पूरा करने का एक काफ़ी अच्छा जीता जागता एक मौका मिल जाता है उसमें. किसमें? स्पेशल ओलंपिक भारत के जरिए. ठीक है स्टूडेंट, कंफ्यूजन वाली कोई भी बात नहीं है. स्पेशल ओलंपिक भारत भी वही चीज़ को बताता है जो आपका पैरा ओलंपिक आपको बताता है. लगभग वही फिजिकली चैलेंज वाला ही मैटर आ रहा है. इसमें कुछ अलग टाइप की फिजिकली चैलेंज, इसमें कुछ अलग टाइप की फिजिकली चैलेंज, लगभग वही सेम है. ठीक है. कुछ बस जरा सा कुछ चेंजेस है कि कुछ फिजिकली चैलेंज लोग इसमें खेल पाते हैं तो कुछ फिजिकली चैलेंज लोग इसमें खेल पाते हैं. बस इतना ही हल्का सा फर्क है और इससे बहुत ज़्यादा नहीं. ठीक है. इट वॉज फाउंडेड इन 1987. कब? 1987 में फाउंड किया गया था. क्या? स्पेशल ओलंपिक इंडिया, वही स्पेशल ओलंपिक भारत. नेक्स्ट क्या है? चेंज टू स्पेशल ओलंपिक्स. अभी और ये चेंज किया गया स्पेशल ओलंपिक्स में भारत में इन 2001 और ये चेंज किया गया स्पेशल ओलंपिक भारत में. देखिए बात यहाँ क्या है, 1987 में स्पेशल ओलंपिक्स इंडिया इसे कहा जाता था, लेकिन अब इसे हम कहेंगे 2001 में अगर चेंज किया गया है, इसे हम कहते हैं स्पेशल ओलंपिक इंडिया के जगह भारत लिख दिया गया है. स्पेशल ओलंपिक भारत इन 2001. कब? 2001 में. इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज अ नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, NSF, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन इसे रिकॉग्नाइज करती है. डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स अपॉर्चुनिटी फॉर द पीपल विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज. मैंने आपको पहले ही बता दिया. द स्पेशल ओलंपिक भारत प्रोग्राम हैज नो फार ड्रॉन अ नंबर ऑफ कोचेस टू वर्क विथ 8,50,875 एथलीट्स अक्रॉस द कंट्री. देखिए कितने भारी क्वांटिटी में एथलीट्स इसमें पार्टिसिपेट ले रहे हैं और लिए हुए हैं, और इन सारे एथलीट्स को रेडी करने के लिए, ट्रेन करने के लिए काफ़ी सारे कोच भी इसमें अवेलेबल हैं. देखिए तो कितने सारे इसमें एथलीट्स पार्टिसिपेट ले चुके हैं और ट्रेन हो रहे हैं, सीख रहे हैं अपनी जो इवेंट है उसको किस तरीके से अच्छे से खेलना है, और उनको कौन सिखा रहा है, काफ़ी सारे कोचेस भी उसमें अवेलेबल है जो उन एथलीट्स को रेडी कर रहे हैं. ठीक है स्टूडेंट, तो अब देख लेते हैं इसका मिशन भी है, विजन भी है और ओथ भी है और गोल भी है, साथ में अचीवमेंट भी है. तो इन सब चीज़ों को भी थोड़ा हम देख लेते हैं. तो मिशन क्या है इसका? जो है मिशन, इट्स मिशन इज टू प्रोवाइड स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स कंपटीशन थ्रू द ईयर ऑफ चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी. उनको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज है ना, उनको एक जो ये है क्या बोलते हैं, प्रोवाइड स्पोर्ट्स ट्रेनिंग प्रोवाइड करना. ठीक है. कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करना जो उन लोगों के लिए ही बना है जो फिजिकली चैलेंज है, जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के अंदर आते हैं. ठीक है. और इसमें क्या है, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग प्रोवाइड हो सके, मतलब स्पोर्ट्स ट्रेनिंग उनका प्रोवाइड हो सके, मिशन बता रहा है. कॉम्पिटिशन करवाया जाता है उन लोगों के लिए जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के अंदर आते हैं. इक्वल अपॉर्चुनिटी उनको प्रोवाइड करवाई जाती है और पार्टिसिपेशन हो सके उनका, इस तरीके से प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया जा सकता है. ठीक है. मिशन जान गए हम, विजन भी जानते हैं. जितने भी डिजेबल पर्सन है ना, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके, उनको अपना हुनर दिखाने का मौका मिल सके, उनका ड्रीम फुलफिल हो सके और सोसाइटी में वो अपना एक अच्छा इमेज बना सके, ये विजन बताता है. अब नेक्स्ट क्या है, ओथ. अब ओथ इसमें क्या है, लेट मी विन बट इफ आई कैनॉट विन लेट मी वेयर इन द अटेम्प्ट. स्टूडेंट फिर से हम देखते हैं, लेट मी विन बट इफ आई कैनॉट विन लेट मी ब्रेव इन द अटेम्प्ट.
कहने का क्या मतलब है, मुझे जीतने दे, अगर मैं नहीं जीत पाया तो क्या हुआ, मैंने पार्टिसिपेट तो किया, मैंने पार्टिसिपेट तो किया, अगर मैं नहीं भी जीत पाया तो क्या हुआ, मैंने पार्टिसिपेट तो किया। स्टूडेंट ध्यान देने वाली बात यह है कि वो एक फिजिकली चैलेंज है। हम तो नॉर्मल होके भी ओलंपिक तक नहीं पहुंच पाए, बट वो फिजिकली चैलेंज होके ओलंपिक तक पहुंच गया, और वो नहीं जीत पाया तो क्या हुआ, उसने पार्टिसिपेट तो किया। ये उनके लिए उसके अंदर बहुत बड़ी बात है, बहुत मतलब बहुत ऊंची बात है ये, ठीक है, कि उसने ओलंपिक लेवल में पार्टिसिपेशन तो बनाया, अपना पार्टिसिपेट तो किया वो इवेंट में। तो ये तो ओथ हम समझ गए। अब हम देख लेते हैं गोल। गोल क्या है इसका, अगर वे पार्टिसिपेट करते हैं तो लाइफ स्टाइल चेंज तो उनका होगा ही, गवर्नमेंट से काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल जाता है। अगर वो पुअर कंडीशन से अपने लाइफ का गुजारा करते थे तो वो पार्टिसिपेंट की वजह से भी उनको काफ़ी अच्छा गवर्नमेंट से सपोर्ट मिल जाता है, क्योंकि वो ओलंपिक लेवल का हम बात कर रहे हैं, जो लेवल में जीत नहीं सिर्फ पार्टिसिपेट भी कर लेता है तो बहुत बड़ा बात है, और वो भी वो फिजिकली चैलेंज है। तो सोचिए, तो उनको गवर्नमेंट सपोर्ट करेगा ही, करता है, करता ही करता है, और इकोनॉमी सपोर्ट भी उनको करता है। अगर वो ठीक ठाक है, उनका मेंटली सब सही है, बट मान लीजिए वो व्हील चेयर में और उनका हाथ जो है बराबर वर्क कर रहा है, उनका हैंड बराबर वर्क कर रहा है, बट उनका पाँव नहीं है, व्हील चेयर वाला पर्सन है, तो वो कोई जॉब का लायक है और वो जॉब के लिए मतलब अपने आप को प्रिपेयर कर सकता है, ठीक है, वो तो उनको ऐसा भी है कि उनको जॉब भी दे दिया जाता है। तो हो गया ना लाइफ सेट, तो ये गोल बता दिया जा रहा है, ठीक है। अचीवमेंट, अब वो अचीवमेंट का मतलब हम क्या समझेंगे, देखिए कि अब वो जो है फिजिकली चैलेंज जो इंडिविजुअल्स होते हैं, अचीवमेंट्स वो कहाँ तक खेल रहे हैं, कहाँ तक खेले हैं, कौन से उन्होंने ट्रॉफी लिया है, और कौन से ईयर में उसने अपना मेडल या ट्रॉफी सर्टिफिकेट जो भी लिया है, इन सब के बारे में अचीवमेंट्स में हम जानकारी ले लेते हैं। तो स्टूडेंट अचीवमेंट्स में ज़्यादा नहीं देखना है आपको, बस बुक खोलना, या नेट में भी आपको मिल जाता है कि कौन से कंट्री में ये स्पेशल ओलंपिक भारत या पैरा ओलंपिक जो भी ओलंपिक्स के जो गेम होते हैं वो हुए हैं, जो फिजिकली चैलेंज के द्वारा खेले गए हैं, उन्होंने कौन से ईयर में कहाँ कहाँ ये ओलंपिक हुआ, कौन से ईयर में हुआ, किसने कौन से इवेंट में कौन सा लेवल में अपना मतलब विनर हुआ है, किसे गोल्ड मिला, किसे ब्रोंज मेडल मिला, ये सब की जानकारी हमें मिल जाती है, और कौन से प्लेयर हैं। तो हम जान गए बेनिफिट्स भी वही है कि इनको फिजिकली मेंटली इनको काफ़ी अच्छा एक स्ट्रांगनेस आ जाता है इनके अंदर, सोशल में जो समाज में रहते हैं उनको ये जानने लगते हैं, क्योंकि समाज में अक्सर इन लोगों का बहिष्कार होता है जो लोग फिजिकली चैलेंज होते हैं, लेकिन जब वो उस लेवल में पहुंच जाते हैं, एपिक लेवल गेम का, ओलंपिक, तब समाज में उनका एक अलग सा रेस्पेक्ट बन जाता है, इमेज बन जाता है। ये तो इसका बेनिफिट्स हो गया। तो स्टूडेंट हम देख लेंगे अब सेकंड टॉपिक जो है ओलंपिक सिंबल्स, आइडियल्स, ऑब्जेक्टिव एंड वैल्यू ऑफ ओलंपिज्म के ऊपर। चलिए हम शुरू करते हैं फट से। तो क्या है स्टूडेंट ओलंपिक सिंबल? तो ओलंपिक सिंबल आपके बुक में देखिए मेंशन किया होगा, ऐसे रिंग बना हुआ होगा और हर रिंग के कलर अलग अलग होगा अपने में, और एक रिंग दूसरे रिंग से जुड़ा हुआ होगा। देख सकते हैं आप बुक में ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन, रेड, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू योर बुक क्या लिखा हुआ इंफॉर्मेशन हम जान लेते हैं ओलंपिक सिंबल के ऊपर। इट कंप्राइजेस 5 इंटरलिंक्ड रिंग्स और सर्कल टू रिप्रेजेंट द स्पोर्टिंग फ्रेंडशिप ऑफ ऑल पीपल, ठीक है स्टूडेंट। द रिंग्स ऑल्सो सिंबलाइज द 5 कंटिनेंट्स दैट अफ्रीका, अमेरिका, अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोप। क्या हो गया स्टूडेंट? रिंग की हम बात कर रहे थे, जैसे कि अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोप। तो ये जो 5 रिंग्स है ना, ये 5 कंट्रीज को बताते हैं, ठीक है। तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ईच रिंग इज ऑफ अ डिफरेंट कलर, हर एक रिंग आपस में अलग अलग कलर को दर्शाता है, ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन एंड रेड। द कलर ऑफ ईच रिंग वाज proposed by the Coubertin himself. However, it is important to emphasize that Perry de Coubertin never said or wrote that the color of the rings were linked with different continents. जो ये रिंग्स है ना, 5 रिंग्स हैं, पांचों रिंग्स का कलर अपने में अलग अलग है और ये 5 कॉन्टिनेंट को दर्शाते हैं, बताते हैं। तो ये ऐसा पेरी बेरेन डी कबर्टिन ने नहीं कुछ ऐसा बताया था, बट ऐसा हम मान के चलते हैं, ठीक है। ऐसा लगता है कि उन्होंने ही बताया था, उन्होंने ही बोला कि ऐसा रिंग का कलर कर लो, ऐसा रिंग को आपस में अटैच करके मतलब बनाओ, ऐसा कुछ नहीं है। बट हम एक मान के चल रहे हैं कि हाँ 5 कॉन्टिनेंट को ये दर्शाता है, एक स्पोर्ट्समैनशिप को बताता है, और ये रिंग आपस में इंटरलॉक हुआ है करके इनमें बनाया जाना चाहिए, और ये सारे रिंग का कलर अलग अलग आपस में होता है, ठीक है। जो भी कलर है मैंने आपको बता दिया है। तो ओलंपिक सिंबल हमने देख लिया। अब जो है स्टूडेंट, इसमें
आता है आगे CTS, LTS एंड 4TS। ये क्या है तो ये भी हम थोड़ा देखेंगे। तो ये है द ओलंपिक मोटो इज इंस्क्राइब अंडर द एम्बलम विच कंसिस्ट ऑफ 3 लैटिन वर्ड। 3 लैटिन वर्ड से ये बना हुआ है जो है CTS, LTS एंड 4TS। क्या मतलब है? फास्टर, हायर एंड स्ट्रॉन्गर। ध्यान से सुनेंगे। CTS इट्स मीन फास्टर, LTS इट्स मीन हायर एंड 4TS इट्स मीन स्ट्रॉन्गर। ठीक है। अब फास्टर वो कैसे कि ओलंपिक में जो एथलीट है वो पार्टिसिपेट करेंगे तो उन्हें फास्ट मूवमेंट तो होना ही चाहिए ना। अब मान लीजिए वो रेस कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, अगर वो फास्ट नहीं दौड़ रहे हैं तो क्या मतलब है उनका रेस का। नेक्स्ट हायर, हाइट भी होना चाहिए। अगर अच्छा हाइट है तो मतलब और उनका जंपिंग इवेंट जो है वो काफ़ी अच्छा बना रहेगा। स्ट्रॉन्गर, मान लीजिए कुछ जैसा कि आपने सुना होगा आपका प्रैक्टिकल में होता है शॉर्ट पुट बॉल, लोहा का जो बॉल होता है आयरन बॉल, उसे फेंकना है। और जैसा कि आपका डिस्क थ्रो होता है, उसका जेवलिन थ्रो होता है। तो इन सब चीज़ में क्या स्ट्रॉन्ग होना चाहिए हमारे मसल्स हैंड्स के, तभी हम दूर तक फेंक सकेंगे, थ्रो कर सकेंगे। तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान में दिया जाता है। तो हम लोग ये क्या समझ लेते हैं इसका, ये इसका मोटो है किस चीज़ का, ओलंपिक का। CTS, LTS एंड 4TS इट्स मीन फास्टर, हाई एंड स्ट्रॉन्गर। आइडियल्स, चलिए हम जानते हैं आइडियल्स के बारे में। तो ओलंपिक आइडियल्स जो बुक में मेंशन किया गया स्टूडेंट, ओलंपिक गेम्स आर रिमेंबर्ड फॉर द बिशप पेंसिल्वेनियंस फेमस sermon. The important thing is Olympics is not to win but to take a part. The important thing in life is not triumph but struggle. The essential thing is not have conquered but to have fought well. देखिए ये जो लिखा हुआ है बिशप पेंसिल्वेनियंस के द्वारा, ये क्या बताया जा रहा है कि ओलंपिक में खेल के जीतना ही बहुत बड़ा ऐसा कुछ वो नहीं है कि ओलंपिक में खेल रहे हो और जीत गए तो ही आप बहुत कुछ हो, नहीं। हम ओलंपिक का पार्ट बने, हम अपने लाइफ में जो स्ट्रगल किए, ये भी एक बहुत बड़ा चीज़ होता है आपस में। ठीक है, उसमें पार्टिसिपेशन लेना और उसका हम पार्ट बने, हमने स्ट्रगल किया, ये भी एक बहुत बड़ा चीज़ होता है आपस में। हमने जान लिया ओलंपिक आइडियल्स को। अब हम क्या देखते हैं स्टूडेंट, ऑब्जेक्टिव एंड वैल्यूज ऑफ ओलंपिज्म, ये भी हम थोड़ा समझेंगे। तो क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है जो बताता है आपका वैल्यूज ऑफ ओलंपिज्म को। तो ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं जैसा फ्रेंडशिप, सॉलिडिटेरिटी, फेयर प्ले एंड फ्री फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन। तो स्टूडेंट अगर फ्रेंडशिप का हम बात करते हैं, फ्रेंडशिप को हम देखते हैं, तो स्टूडेंट सभी प्लेयर आपस में एक साथ खेलते हैं, एक टीम दूसरी टीम के साथ खेलती है, एक प्लेयर दूसरे प्लेयर के साथ खेलता है। तो एक दोस्ती तो बनेगा ही ना, एक फ्रेंडशिप तो बनेगा ही ना, एक दूसरे को जानेंगे, एक दूसरे से बातें करेंगे, कम्युनिकेशन होगा, एक दूसरे को समझेंगे, तो एक फ्रेंडशिप वे में इसमें बन जाता है। क्योंकि ओलंपिक कुछ टीम का गेम होता है, कुछ अलग अलग इंडिविजुअल गेम भी होते हैं इसमें, तो एक प्लेयर दूसरे प्लेयर को जान पाता है, एक टीम दूसरे टीम को जान पाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, सॉलिडेरिटी, मतलब एकजुटता। तो अब इसमें क्या बताया गया है सॉलिडेरिटी में कि अब एकजुटता इसमें कहाँ हम देखेंगे। अब मान लीजिए एक टीम है, एक फुटबॉल का टीम है या क्रिकेट का टीम है, 11 प्लेयर होते उसमें, तो अब एक टीम खेल रही है, तो अब वो एकजुट अगर नहीं होकर खेलेगी, उसके अंदर सॉलिडिटेरिटी नहीं रहेगा, तो वो किस तरीके से अपने कंपटीशन को ठीक तरीके से फेस करेगी, अपने गेम को कैसे ठीक से खेल पाएगी। तो एकजुटता जो है, एक यूनिटी बनाए रखना बहुत जरूरी है। हम अक्सर कहते हैं यूनिटी इज द पावर, तो गेम में भी तो यूनिटी काम करता है ना। तो हमें सॉलिडिटी को भी ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट फेयर प्ले, नियम कानून जो भी रूल एंड रेगुलेशन होता है हमें उसे मान के चलना चाहिए। जो भी ओलंपिक, जो भी गेम में जो भी रूल एंड रेगुलेशन होता है, प्लेयर या स्पोर्ट्स पर्सन को वो मान के चलना चाहिए, उसे ओबे करना चाहिए। नेक्स्ट फ्री फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी तरह का धर्म, जातिवाद गेम में नहीं लाना चाहिए कि तुम उस जाति के हो, तुम उस धर्म के हो तो तुम नहीं आ सकते हो, या बॉडी कलर, या तुम काले हो या गोरे हो, या जैसे भी हो तुम, तो उसे नहीं लेना चाहिए। इसलिए हम बताए हैं फ्री फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी तरह का भेदभाव गेम के अंदर नहीं रखना चाहिए। इससे एक गेम का जो इन्वायरमेंट है बहुत खराब हो जाता है, काफ़ी प्रॉब्लम होता है। ऐसा कोई सुनता है कि यार मैं इस जाति से हूँ, इस धर्म से हूँ, तो मुझे खेलने नहीं दिया जा रहा है, वो उस धर्म से है तो उसे खेलने दिया जा रहा है, इस तरह का भेदभावना भी ना नहीं रखना चाहिए। तो स्टूडेंट ये था आपका पहला पार्ट जो चैप्टर 2 का था ओलंपिक मूवमेंट में, फर्स्ट एंड सेकंड टॉपिक तो हमने क्लियर किया। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।